ये एक ऐसा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है जो आपके पेपर में 4 नंबर तो आप मान के चलिए, मिनिमम 4 नंबर को तो आपको मिल जाएंगे या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। फैक्ट्रीज के लिए या अपने संयंत्र स्थापित करने के लिए जो लैंड अलॉटमेंट दी जाएगी वो किस पे दी जाएगी? आरक्षित मूल्य पे दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से बिल उसको देने होंगे। प्लॉट का स्वामित्व वाणिज्यिक उत्पादन गतिविधि शुरू होने के 3 वर्ष तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इसमें एक ही डेट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। हाँ जी साथियों, नमस्कार, क्या हाल चाल है आप लोगों के। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में जो कि राजस्थान की प्रमुख नवीनतम नीतियां हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल तरीके से हम कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। हर पॉलिसी में से 15-20 25 क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं। आप सोचिए कि हर पॉलिसी में से आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम कितने क्वेश्चन निकालते हैं, किसने लागू की, क्या तारीख थी और एक दो चीज़ें और। लेकिन हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको एक पॉलिसी में कराए हैं। अगर आप सब कुछ छोड़ के ये पॉलिसीज़ भी कर लें तो भी आपकी नैया पार है। 3 लेक्चर 3 पॉलिसीज़ में पहले करा चुका हूँ, चौथी पॉलिसी में आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने वो 3 वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को कंटेंट की क्वालिटी का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल रॉ सोर्स से, ऑफिशियल सोर्स से, नोटिफिकेशन सोर्स से हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। आप साथियों अगर इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इकोनॉमिक सर्वे के, रीजनिंग के, मैथ्स के, स्टेट पॉलिटी के वीडियोस हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। साथ ही ये एक ऐसा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है जो आपके पेपर में 4 नंबर तो आप मान के चलिए, मिनिमम 4 नंबर को तो आपको काम दे ही देगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और आरपीएससी जिस पैटर्न पर अब पढ़ा रही है वो पैटर्न हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ना केवल वो पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उससे भी एक कदम आगे जाकर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आरपीएससी अगर अगली छलांग ये लगाती है तो यहाँ पर हम अपने हथियार लेकर पहले से ही मौजूद रहें। 3 पॉलिसीज़ आप पढ़ चुके हैं, हर पॉलिसी में हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं। आज हम चौथी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और चौथी पॉलिसी की तरफ बढ़ते हुए हम आज भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज चालू करते हैं साथियों। चौथी पॉलिसी, प्रत्यक्ष भू आवंटन नीति 2025। ये 2 भू आवंटन नीति आई गई हैं, एक तो रीको द्वारा लाई गई है प्रत्यक्ष भू आवंटन नीति, और एक जो है वो आवासीय और शहरी मंत्रालय द्वारा लाई गई है, वो है राजस्थान भू आवंटन नीति। अभी हम प्रत्यक्ष भू आवंटन नीति की बात करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब पेपर आएगा और उसमें भू आवंटन नीति का प्रश्न आएगा तो क्या उसके सामने प्रत्यक्ष लगा हुआ है। अगर उसके सामने प्रत्यक्ष लगा हुआ है तो आपको इसके हिसाब से सॉल्व करना है प्रश्न को। अगर केवल भू आवंटन नीति लिखा हुआ है तो वो भू आवंटन नीति अलग तरीके से है। राइजिंग राजस्थान एक इन्वेस्टमेंट समिट थी जिसके तहत राजस्थान को लीडिंग एक्सपोर्ट हब, निवेश का एक हब बनाने की और प्रोडक्शन का एक हब बनाने की, वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी खड़ा करने की हम लोगों की कोशिश थी, हमारी सरकारों की कोशिश थी। उसी के तहत बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई। कैसे किया जाएगा, पहले एक प्लान बनता है कि हमको एक्सपोर्ट में बेस्ट बनना है, फिर प्लान बनता है कैसे एक्सपोर्ट के लिए, फिर लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई, एमएसएमई पॉलिसी लाई गई, टेक्सटाइल अपैरल, एमसेंड पॉलिसी, एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी, डेटा सेंटर, टूरिज्म पॉलिसी, तरह तरह की 15-20 पॉलिसीज़ लाई हुई है। उसमें जो लेटेस्ट पॉलिसीज़ आई हैं वो ये 4-5 पॉलिसीज़ हैं जिनको मैं आपको करा रहा हूँ। ये राइजिंग राजस्थान के जो पहले की 3 पॉलिसीज़ थी जो मैंने कराई है, लॉजिस्टिक पॉलिसी, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी और डेटा सेंटर पॉलिसी, उसी सीरीज़ में ये पॉलिसी डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी है, प्रत्यक्ष भू आवंटन नीति भी है। ये भी 2 राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत ही है। ये पॉलिसी लाई किसके द्वारा गई है? रीको के द्वारा ये लाई गई है। तो अब इस पॉलिसी को देखते हैं, इस पॉलिसी के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले रीको के कुछ नियम हैं। रीको भू निपटान नियम 1979 पार्ट 3 AJ। ये क्वेश्चन अपने आप में पहला क्वेश्चन है। इन नियमों के तहत ये नीति लाई गई है। रीको का क्या काम है साथियों? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रीको है, जो कि राजस्थान में भूखंड, औद्योगिक भूखंड से रिलेटेड उनके अधिग्रहण, उनकी खरीदना, उनको बेचना, उनको आवंटन करना,
और भूमि विवादों के निपटान से संबंधित एक संस्था है। इसके हर संस्था के कुछ नियम होते हैं। तो रीको के भू निपटान नियम यानी कि जो लैंड से संबंधित डिस्प्यूट्स हैं उनके निपटान नियम 1979 का पार्ट 3 और उसके अंदर AJ, इस नियम के तहत ये पॉलिसी लाई गई है। इस पॉलिसी में क्या है हम देखते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान राज्य सरकार के साथ MOU करने वाले निवेशकों को फायदा देना है। फायदा क्या दिए जाएंगे हम वो भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें क्या करना है। राइजिंग राजस्थान 2024, इसमें हुआ ये था कि बहुत सारे MOUs किए गए थे। MOUs का मतलब होता है करार कह सकते हैं, एग्रीमेंट कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ था स्टेट यानी कि राजस्थान और दूसरी तरफ थे निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स। इन इन्वेस्टर्स ने कहा हम ये पैसा लेकर आएंगे आपके राजस्थान में, इतना पैसा लेकर आएंगे, आप हमें क्या क्या सुविधाएं देंगे। राजस्थान ने कहा हम आपको सुविधाएं देंगे, दिल खुलकर आपका स्वागत करेंगे। बोले दिल खुलकर स्वागत हमें नहीं चाहिए, हमें मॉनेटरी टर्म्स में बताइए, मौद्रिक टर्म्स में बताइए। बोले हम आपके लिए छूट देंगे, आपको इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट लेकर आइए, हम चाहेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट मिले। बोले आपको तो प्रॉफिट मिले ही मिले, आप जब इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स लगाएंगे तो हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो बनेंगे उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमारे पास एक्सपोर्ट करने की भी क्षमताएँ आएंगी। राइजिंग राजस्थान हम एक बार डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे प्रोत्साहन दिए गए निवेशकों को। अब उन प्रोत्साहन तो निवेशकों को दे दिए, जैसे हमने 3 पॉलिसीज में पढ़े थे। लॉजिस्टिक पॉलिसी में पढ़ा था कितने प्रतिशत बिजली शुल्क में मिलेगा, निवेश शुल्क में मिलेगा, टर्नओवर में मिलेगा, और टर्नओवर लिंक में मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों में मिलेगा। ऐसे हमने अप्रैल में पढ़े थे कि ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। बट जो ये निवेशक आएंगे और निवेशक जो फैक्ट्री लगाएंगे, वो फैक्ट्री लगाएंगे कहाँ, किसी के खेत पे फैक्ट्री थोड़ी लगा देंगे, उनको लिए ज़मीन चाहिए। उस ज़मीन को जो निवेशकों को फैक्ट्री लगाने के लिए या अपने संयंत्र स्थापित करने के लिए जो भूमि की आवश्यकता है, वो भूमि उनको कौन देगा, वो भूमि देगा रीको। रीको ने कहा कि हमें भाई ऐसे तो भूमि नहीं दे सकते, हमारे तो नियम बहुत टाइट है। तो ऐसा करते हैं, नियमों को थोड़ा आसान बनाते हैं और एक पॉलिसी लेके आते हैं कि पॉलिसी का नाम क्या है, डायरेक्ट अलॉटमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष, डायरेक्ट दिया जाएगा निवेशकों, प्रत्यक्ष भू आवंटन, डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी। तो देखिए क्या है उद्देश्य। राइजिंग राजस्थान के दौरान राज्य सरकार के साथ MOU करने वाले निवेशकों को आरक्षित मूल्य पर त्वरित, सरल और पारदर्शी तरीके से औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पर आ गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये जो भूखंड हैं ये किस मूल्य पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो ये है आरक्षित मूल्य पे। अभी SI टेलीकॉम के पेपर में दूसरी भू आवंटन नीति से एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें DLC रेट के 10%, 20%, 30% ऐसा कुछ डेटा था। अगर आपको प्रश्न ये मिलता है अगले किसी एग्जाम में कि प्रत्यक्ष भू आवंटन नीति में रिजर्व मूल्य के, आरक्षित मूल्य के, रिजर्व प्राइस के 30% पर उनको भूमि आवंटन दिया जाएगा, तो नहीं, रिजर्व मूल्य पर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। आप समझ गए होंगे जिन निवेशकों ने, इन्वेस्टर्स ने MOU किए राज्य सरकार के साथ कि हम आएंगे आपके राज्य में, लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उनको फैक्ट्रीज़ के लिए या अपने संयंत्र स्थापित करने के लिए जो लैंड अलॉटमेंट दी जाएगी वो किस पे दी जाएगी, आरक्षित मूल्य पे दी जाएगी। पहला क्वेश्चन। आगे आइए, फिर आता है कि कौन कौन एलिजिबल होंगे। केवल वही निवेशक आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने राइजिंग राजस्थान में राज्य सरकार के साथ वैध MOU किए हों। ओनली, कोई और निवेशक नहीं कर सकता है। MOU आदेश लागू होने की तिथि तक सक्रिय होने चाहिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कर सकता है, जिसने MOU किया हो, किसके अंतर्गत, राजस्थान, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, इसके तहत जिन्होंने MOU किए थे, केवल वही निवेशक वैध होंगे, बाकी कोई और निवेशक वैध नहीं होंगे। भूखंड की कीमत, भूखंड जो दिया जाएगा, लैंड जो दी जाएगी, वो किस रेट पे दी जाएगी, उसकी कीमत कैसे निर्धारित होगी। भूखंड का आवंटन रीको द्वारा निर्धारित आरक्षित दर पर किया जाएगा। ये आरक्षित दर पे किया जाएगा, इसको निर्धारित कौन करेगा, रीको करेगा। ठीक है, आरक्षित दर निर्धारित कौन करेगा,
रिको करेगा। यह दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर होगी। क्या यह दर पूरे राज्य के लिए एक होगी? जी नहीं, एरिया के लिए अलग होगी। जोधपुर इंडस्ट्रियल एरिया, अगर यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए अलग होगी। जयपुर के लिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के लिए अलग होगी। भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के लिए अलग होगी। बालोतरा में कोई है तो उसके लिए अलग होगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगी? औद्योगिक क्षेत्र पर। आवेदन के समय कितना देना होगा? 5%। यानी कि इसे बोला जाता है कि कुल प्रीमियम राशि, जो भूखंड की कुल प्रीमियम राशि होगा उसका 5% ईएमडी के रूप में देना होगा। ईएमडी क्या होता है? इसे बोला जाता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। देखिए, कुल आवेदन के समय जब कोई निवेशक आवेदन करेगा रीको में कि मुझे ये लैंड दे दीजिए, ये लैंड खरीदनी है, तो ये लैंड दिया जाएगा। मैंने राइजिंग राइजेशन के साथ एमओयू कर रखा है और मैं एलिजिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। मुझे ये 1 करोड़ का ये इसका प्रीमियम राशि है, 1 करोड़ का ये मुझे लैंड चाहिए। तो वो कहेंगे आपको एप्लीकेशन के साथ पहले लगाइए 5%, यानी 5 लाख रुपए क्या देनी होगी? ईएमडी। ईएमडी जो आ गई उसके बाद बहुत सारे निवेशकों ने लगाई थी, जिसको अलॉटमेंट मिला वो ठीक है, बाकी सबकी ईएमडी वापस कर देंगे। फिर ईएमडी मान लीजिए मैंने लगाया कि मुझे एप्लीकेशन देनी है, मैंने 5 लाख रुपए की ईएमडी जमा करा दी, 5% ईएमडी जमा करा दी, 5% ईएमडी मैंने जमा कराई, लेकिन मेरा अलॉटमेंट नहीं आया। अब मैं रीको के पास जाऊंगा, आपने जो मेरी ईएमडी रखी हुई है 5%, वो आप मुझे वापस दे दीजिए, तो वो ईएमडी मुझे वापस दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका आ गया, किसी और का आ गया, तब अगला प्रोसीजर क्या होगा वो भी देखते हैं। उस अगले प्रोसीजर में क्या होता है कि ईएमडी जमा होने के बाद एक परफॉर्मेंस गारंटी दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हम ये काम पूरा करेंगे। उसके बाद ईएमडी दे दी जाती है और कुछ दूसरी राशि जमा करा ली जाती है, फिर वो काम पूरा होने के बाद उनको वापस कर दी जाती है। ठीक है, तो ईएमडी कितनी है? 5%। क्वेश्चन 3 हो गया। ईएमडी कितनी है? 5%। अगले प्रश्न पे आइए। अब इसमें देखिए, आवेदन प्रक्रिया प्रोसेस में 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है अगर 50,000 वर्ग मीटर तक का आवेदन हो तो एक ही दिन में ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन हो जाएगा। लॉटरी या ई रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि रैंडमली मिलेगा किसी को भी। अब रैंडमाइजेशन या तो ये हो सकता है कि किसी बच्चे को बुला लिया जाए और लॉटरी के बाउल में सबके नाम डाल दिए जाएं, बट ये कहते हैं कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस भी हम ई रैंडमाइजेशन करेंगे, यानी कि डिजिटली रैंडम आएगा। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयनित आवेदन 3 दिनों में आगे बढ़ाए जाएंगे। अब मान लीजिए 100 लोगों ने आवेदन किया था, इसमें से 20 सेलेक्ट हुए, तो 20 को 3 दिन में आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें क्वेश्चन बनने का क्या है? क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि कितनी कैटेगरी में। तो पहली कैटेगरी है अप टू 50,000, अप टू 50,000 स्क्वायर मीटर। इसमें कैसे? लॉटरी या ई रैंडमाइजेशन के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन बस यहाँ पर एक बन सकता है, बाकी इसमें और कोई क्वेश्चन बनने की गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 ये है। आगे चलते हैं। 50,000 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष औद्योगिक क्षेत्र यानी सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए क्या होगा? आवेदन जिला स्तर की समिति में किया जाएगा। आवेदन कहाँ किया जाएगा? जिला स्तर की समिति में। क्वेश्चन नंबर 6, समिति भू उपलब्धता, परियोजना की प्रकृति, निवेश प्रस्ताव को देखकर निर्णय लेगी। समिति एक समिति में चला गया है जो जिला स्तर की है, वो बताएगी कि भाई ज़मीन है नहीं है, इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन की ज़रूरत है भी या नहीं है, या किसी और ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है, तो वो समिति निर्णय लेगी। योग्य पाए जाने पर प्रस्ताव प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजा जाएगा और अनुमोदन के बाद भूखंड दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट टर्म्स क्या क्या होंगी इसकी वो देखते हैं। पेमेंट टर्म्स क्या होंगी? तो इसमें जो अंतिम डिसीजन किसका हुआ? मैनेजिंग डायरेक्टर का। क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बट ठीक है, आगे है पेमेंट टर्म्स। अब आवेदन स्वीकृत हो गया है कि आपको भाई पट्टा दिया जाएगा। अब पेमेंट कैसे करनी हो? आपने 5% पेमेंट तो ईएमडी की कर दी, उसके बाद क्या होगा? 30 दिन में क्या करना होगा? सफल आवेदक यानी जिसको पट्टा मिल गया है को 30 दिनों में कौन कौन सी राशि जमा करानी होगी? पहले से जमा 5% ईएमडी, वो तो जमा है ही, ईएमडी तो पहले से जमा है ही। उसके बाद क्या होगा? एक तो हो गया ये पहले से जमा 5% ईएमडी,
कुल प्रीमियम का 1% सुरक्षा राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कुल प्रीमियम का 25% भाग पहली किस्त। तो इसके बाद क्या क्या करना होगा, ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वो हो गया कितना 5%, फिर आया सिक्योरिटी डिपॉजिट वो कितना 1%, और फिर आया 25%, ये आ गई पहली किस्त। तो ईएमडी कितनी है 5%, सिक्योरिटी कितनी है 1%। फिर समय सीमा का अगर पालन नहीं किया जाता है, इतने टाइम में अगर ये अमाउंट जमा नहीं करा जाता है तो ईएमडी जब्त कर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जब्त कर मतलब ये जो ईएमडी 5% इसने जमा कराई थी ये फिर इसको वापस नहीं मिलेगी, जब्त कर ली जाएगी। ईएमडी जब्त करने का गवर्नमेंट प्रोसीजर है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, बट फिर भी आप ये 5% 1% याद रखिए। गंभीर बीमारी या मृत्यु जैसी परिस्थिति होती है तो आवेदक को 30 दिन की अतिरिक्त अवधि मिलेगी। कितने दिन की, 30 दिन की अतिरिक्त अवधि पर 11% ब्याज लागू होगा। 11% ब्याज पर अतिरिक्त अवधि मिल जाएगी, 11% ब्याज लागू होगा। शेष 25% जमा हो गई है। अब बचा 75% का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित विभाग बताएगा कि कितनी किस्तों में देना है, 10 किस्तों में देना है, 20 किस्तों में देना है, 50 किस्तों में देना है। ये 75 राशि 120 दिन में भुगतान विकल्प है इसमें। आवेदक चाहे तो पूरी राशि 120 दिन में जमा करा सकता है। कैसे, बिना ब्याज। तो बिना ब्याज की अवधि क्या है 120 दिन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया था, यहाँ आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। 120 दिन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, किस्त अवधि बढ़ाने का विकल्प 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ब्याज सहित बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब इसमें एक देखिए नोट है, भूखंड का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। ठीक है, भूखंड का आवंटन कितने वर्ष की लीज पर किया जाएगा, ये थोड़ा सा इधर इधर हिल गया है, कोई बात नहीं। भूखंड का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 ही हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। आपका एक वायरल वीडियो था 99 वर्ष की लीज वाला, वो याद कीजिए और इसको याद रखिए कि भूखंड 99 साल की लीज पे दिया जाएगा। आगे आइए, उत्पादन से जुड़ी मुख्य शर्तें क्या क्या होंगी इसमें, प्रोडक्शन से जुड़ी क्या क्या शर्तें होंगी। 5 फेज में है, पहले तो कितने फेज में है 5 में। जिन प्रोजेक्टों को देखिए, इसमें कैटेगरी क्या है, जिन प्रोजेक्टों को एनवायरमेंट क्लियरेंस आवश्यक है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो उस एरिया में एनवायरनमेंट को दूषित कर सकते हैं, तो उनके लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस लिया जाता है। वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लिया जाता है, और उसमें कमेटीज़ बनती है जिसमें लास्ट में लोगों का भी पार्टिसिपेशन होता है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता है तो उसमें क्या होगा, 2 महीने में लैंड एग्रीमेंट पूरा करना है। लैंड एग्रीमेंट का मतलब हो गया जो लैंड एक्वायर करनी है रीको से निवेशक को, और एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए आवेदन करना है। फिर 6 महीने में क्या करना होगा, मैप बना, जो मैप बनेगा उस पर उसकी अप्रूवल लेनी है कि भाई मैप, अब ये 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल लेनी होगी कि ये मैप बन गया है, ये मेरा मैप है, मैं इस तरीके से फैक्ट्री बनाऊंगा, ये अप्रूव कीजिए। एस्टेब्लिश यानी कि अगर कंसेंट टू एस्टेब्लिश बोलते हैं, सीओई, अगर ये लागू है कि मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो उसके लिए कंसेंट लेटर बनता है, तो वो कंसेंट लेना पड़ेगा। फिर 1 साल के अंदर 12 माह के अंदर पर्यावरण मंजूरी लेनी होगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए आवेदन कितनी देर में जमा कराना है। आवेदन करना है 2 महीने में, और पर्यावरण मंजूरी कितने समय में प्राप्त करना बाध्य है, वो है 12 महीने में। तो क्वेश्चन हो गया 10 और क्वेश्चन नंबर 11 पर्यावरण क्लियरेंस के लिए 18 माह में क्या करना है, न्यूनतम निर्धारित निर्मित क्षेत्र, मिनिमम बिल्ट अप एरिया, इतना एरिया मिनिमम एरिया बना डिसाइड किया जाता है कि आपको ये मिनिमम बिल्ट अप एरिया ये बनाना ही बनाना है। 2 साल में 24 महीने में क्या कहता है, छत स्तर तक, RLC बोला जाता है इसको, रूफ लेवल कंस्ट्रक्शन की रूफ लेवल तक काम करना है। ये क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। क्वेश्चन ये बनने की संभावना काफ़ी है कि पर्यावरण मंजूरी कितने टाइम में लेनी है, और EC मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए कितने टाइम में आवेदन करना है। 6 महीने में देखिए, वापस देख लीजिए, लैंड एग्रीमेंट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस 2 महीने में, 6 महीने में मैप अप्रूवल कराने हैं, कंसेंट टू एस्टेब्लिश करना है, 1 साल के अंदर क्लियरेंस लेनी है, 18 माह के अंतर्गत मिनिमम बिल्टअप एरिया बनाना है, और 2 साल के अंतर्गत RLC करना है। समय सीमा का पालन अगर नहीं होता है, ये देखिए इसको बोला जाता है माइलस्टोन्स। ये सब जो थे ना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, इनको बोला जाता है माइलस्टोन्स। हर एजेंसी को, हर इन्वेस्टर को माइलस्टोन अचीव करने होते हैं। जब वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाता तो गवर्नमेंट उस पर कुछ पेनल्टी लगाती है या फिर उसका अमाउंट रोक लेती है। तो प्लॉट निरस्त भी किया जा सकता है और 0.5% का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा सकता है, दोनों चीज़ें हैं।
देखिए और ऐसे प्रोजेक्ट जिनको एनवायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है उसमें क्या करना है, 6 महीने में भूमि समझौता करना है और भवन मानचित्र की स्वीकृति। तो भूमि समझौता उसमें 2 महीने में था, इसमें 6 महीने में दोनों चीज़ें, और कंसेंट ऑफ टू एस्टेब्लिश ये सब 6 महीने में करना है। 12 माह में मिनिमम बिल्टअप एरिया उधर था 18 माह में। 18 माह में छत स्तर तक RLC करना है, रूफ लेवल कंस्ट्रक्शन, वहाँ था 24 माह में। ठीक है, क्वेश्चन बनने की संभावना है, बन भी सकता है यार, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आता है स्पष्टीकरण यानी कि क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफिकेशन में आता है मध्यमवर्ती अनुक्रम का पालन, अर्थात तालिका में दी गई समय सीमा जो कब्जा देने की तिथि से है को आधार मानकर अनुक्रमिक क्रम में प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि अब इसमें कैसे निकाला जाता है समझा देता हूं मैं आपको, समझने के लिए आप इसको रखिए। जैसे मान लीजिए 12 माह में न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र करना था पूरा, लेकिन उसको करने में लग गए, ये मिनिमम बिल्टअप एरिया बनाना था, लेकिन उसको बनने में लग गया 18। तो अब इसका परसेंटेज निकाला जाएगा कि ये कितना परसेंट काम 12 माह में पूरा हो गया था। जितना मान लीजिए 60% काम हुआ था तो प्रोग्रेस मानी जाएगी, 60% प्रोग्रेस है। यानी चरणों का क्रम नहीं बदला जा सकता। ऐसा नहीं होगा कि भाई उसमें टाइम ज़्यादा लग गया है तो आप इससे पहले वाला ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सटेंशन यानी विस्तार की सीमा क्या होगी, मध्यमवर्ती अनुसरों में विस्तार देकर उत्पादन शुरू करने हेतु 3 वर्ष की अतिरिक्त समय अवधि दी जाएगी। कितने वर्ष की, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट जैसे मान लीजिए 2 साल में इसमें है कि कंप्लीट कर देना है 24 महीने में, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से वो उत्पादन शुरू नहीं हो पाया या कुछ भी नहीं हो पाया, तो अतिरिक्त समय दिया जाएगा, एक्सटेंशन दिया जाएगा। अतिरिक्त समय को बोला जाता है एक्सटेंशन। इसको गवर्नमेंट की टर्म्स में बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है EOT। EOT दी जाएगी। EOT कितने दिन की दी जाएगी, 3 वर्ष की। स्वतः विस्तार नहीं माना जाएगा, ये इशू की जाएगी गवर्नमेंट द्वारा कि भाई ठीक है, ये अगर चीज़ें ठीक है, अगर इन्वेस्टर की गलती की वजह से है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर इन्वेस्टर की गलती नहीं है लेकिन कारण ही ऐसे हैं, कारक ही ऐसे हैं कि वो देनी पड़ी, तो उस पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। विस्तार लेने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा और शुल्क, अनिवार्य शुल्क जमा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई चाहता 2 साल का काम पूरा होना था और 2 साल के बाद वो 2.5 साल लग गए, 3 साल लग गए, तो उसको फिर अलग से वो अप्रूव कराना पड़ेगा कि मेरा ये एक्सटेंशन हुआ है, ये टाइम एक्सटेंशन हुआ है, उसके रीजंस रिकॉर्ड होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है 3 वर्ष वाला। तो कितने टाइम का एक्सटेंशन दिया जाएगा, 3 वर्ष का। तो हम कहाँ तक आ गए थे, क्वेश्चन 11 तक है ना। नियम न मानने पे क्वेश्चन 12, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको पूरे को एक ही क्वेश्चन में देख लो ताकि आप कंपेयर कर लो। मैं ऐसा नहीं है कि हर लाइन पे आपको क्वेश्चन लिखवाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखवाने का मतलब इसीलिए है, चांसेस मैं फिर कह रहा हूँ कम है, कि आप पिछले वाले से कंपेयर करते चलोगे तो आपको याद रहेगा। आ जाओ आगे। इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें क्वेश्चन बनने की ये है। क्वेश्चन नंबर 12 था, 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 ये आ गया। आइए आगे आइए यूट्यूब का वाणिज्यिक उत्पादन या गतिविधि शुरू होने के बाद आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे। अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, भूमि दे दी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। आवेदक को रिको पोर्टल पर निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कौन कौन से, पहली बिक्री का बिल उसको देना होगा, फैक्ट्री से की गई पहली बिक्री का बिल देना होगा, GST कस्टमर के शिपिंग बिल देने होंगे, यानी कि GST बिल देने होंगे उसको। GST बिल GST एक्ट के थ्रू GST बिल होते हैं, ई वे बिल्स होते हैं, बहुत सारे बिल्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से बिल उसको देने होंगे। तो पहली बिक्री का बिल देना होगा, फर्स्ट सेल इनवॉइस, और GST का बिल देना होगा। फिर मशीनरी खरीद का की स्वयं प्रमाणित प्रति देनी होगी, यानी कि जो मशीनरी उसने खरीदी है वहाँ पर, वहाँ के लिए। बैंक का मूल्यांकन पत्र यानी इवैल्यूएशन पत्र अगर उसने दिया हुआ है तो बैंक का इवैल्यूएशन पत्र देना होगा। बैंक RBI शेड्यूल के अनुसार PSB पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर शेड्यूल फाइनेंस बैंक होना चाहिए। विद्युत बिल, बिजली का बिल देना होगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, पर फिर भी एक बार नज़र में रहेंगे तो फूटी किस्मत में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको अटेम्प्ट करोगे। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं कि है ना, आपको मालूम है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपने पढ़ लिया और वहाँ जाके आपने देखा, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बोनस दिला ले जाते हैं। जो बोलते हैं कि कट ऑफ से यार 2 नंबर ऊपर था लेकिन निकल गया, तो ये क्वेश्चन, ये उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, फैक्ट्री और बॉयलर का लाइसेंस देना होगा, वर्षा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करना अनिवार्य होगा। तो देखिए क्लियरेंस कौन कौन सी जरूरी है। चार्टेड इंजीनियर, एक इंजीनियर का प्रमाण पत्र देना होगा कि भाई यहाँ पर मैंने जो भवन निर्माण कराया है, यहाँ इसमें मैंने इंजीनियर रखा था, एक इंजीनियर था जिसने किया है, ये भवन कच्चा नहीं है, पक्का नहीं है, उस इंजीनियर की जिम्मेदारी आएगी। तो
उसको वो सर्टिफाई करेगा कि भवन का काम पूरा हो गया है, प्लांट मशीनरी स्थापित हो गई है, ग्राउंड फ्लोर निर्धारित क्षेत्र में काम प्रारंभ हो गया है, फैक्ट्री का काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके फोटोज लगाने होंगे, ये सब चीज़ें देनी होंगी। आप खुद सोचिए, आपने किसी को काम के लिए पैसा दिया, आप एज अ रिको के डायरेक्टर की तरह सोचिए, आपने जब उसको पैसा दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दी कि ज़मीन लगा, तो अब जब उससे वसूली का काम बात आएगी, लोन भी दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें दे, तो वो किस्तें भरेगा, लोन देगा, तो आप उसे देखोगे नहीं, भाई दिखाओ, हाँ भाई तुम्हारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, हाँ तो दिखाओ पहली बिल दिखाओ, क्या क्या बेचा है तुमने, अच्छा तो जीएसटी का बिल दिखाओ, ये बिल असली है या नहीं नकली है वो पता चल जाएगा, अच्छा इसमें फैक्ट्री मशीन क्या क्या लगाई हैं, इसके बिल दिखाओ कि फैक्ट्री मशीन आई थी, अच्छा भवन पूरा हो गया तो बताओ कि कहाँ कोई सर्टिफिकेट तो होगा कि भवन पूरा हो गया है, या हवा में भवन पूरा हो गया, मिस्त्री के कहने पर नहीं मान सकते। ठीक है, उसके बाद आता है समय सीमा विस्तार, टाइम एक्सटेंशन टेबल, जिसको ईओटी टेबल बोलते हैं। अधिकतम 1 वर्ष तक यदि आवेदक निर्धारित समय में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा कर लेता है, मिनिमम बिल्टअप एरिया, अगर वो मिनिमम निर्धारित समय में पूरा कर लेगा तो 1 वर्ष तक का विस्तार उसको मिल जाएगा। तो उसको शुल्क कितना देना होगा, प्रचलित दर पर आरक्षित मूल्य जो रिजर्व प्राइस है उस पर प्लस 2% अतिरिक्त शुल्क उसको देना होगा अगर उसने मिनिमम कर दिया है तो। ठीक है, स्वीकृत प्राधिकारी सलाहकार यानी कि एडवाइजर होगा, यूनिट एडवाइजर। अतिरिक्त 1 वर्ष और चाहिए, पहले वर्ष के बाद अतिरिक्त चाहिए तो प्रचलित दर पर जो रिजर्व प्राइस है उसके अलावा 3% देना होगा। ठीक है, इसको अप्रूव कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, कि भाई टाइम वास्तव में लगा है। हर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो अप्रूव करता है, जो मैंने बताया था कि ईओटी के लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो ईओटी अप्रूव होती है एक्सटेंशन ऑफ टाइम, तो उसको अप्रूव करने वाले ऑफिसर्स भी बढ़ते जाते हैं। कौन कौन से और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, वाणिज्यिक उत्पादन मानने की शर्त, प्लॉट क्षेत्रफल का कम से कम 30% बिल्टअप एरिया इसमें तैयार होना चाहिए। ठीक है, बिल्टअप एरिया जो BAR-FAR हमने पिछली पॉलिसी में पढ़ा था, फ्लोर एरिया रेशो और बिल्टअप एरिया रेशो, वो नियमानुसार होना चाहिए। कौन से नियम के अनुसार होना चाहिए, सेक्शन 21.3A 3B 3D के अनुरूप होना चाहिए। को ये पूरी उसमें लिखा हुआ है, उन लोगों के लिए है, आप लोगों को इतनी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हाँ, ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, मिनिमम बिल्टअप एरिया 30% तैयार होना चाहिए। निवेश की अनिवार्यता क्या है, ये किस चीज़ का था, वाणिज्यिक उत्पादन की शर्त थी, अब निवेश की अनिवार्यता, निर्माण में मशीनरी पर कुल निवेश का 75% प्लॉट पर भौतिक रूप से स्थापित होना चाहिए, यानी कि आपने निर्माण और उसके लिए जो लोन लिया है उसका 75% आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है ये लगा है यहाँ पर। भू संपादन, अधिग्रहण, भूमि हस्ताक्षरण नहीं, आवंटित भूमिखंड में रिवर एनक्रोच भूमि का हस्तांतरण नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस है। अगर क्वेश्चन ये देता है कि रिवर भूमि जो है नदी के पास वाली या एनक्रोच्ड भूमि है उसका हस्तांतरण कर सकते हैं, तो ये तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि नहीं। एनजीटी ने इसके ऊपर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी इसके ऊपर रूलिंग्स दी हुई हैं। उप विभाज्य, सब डिवीजन मान्य नहीं है, इंडस्ट्रियल प्लॉट को सब डिवाइड नहीं किया सकता। अगर मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल प्लॉट है, अब वो कहता है मैंने इतने एरिया में तो प्लॉट बना लिया, मशीन फैक्ट्री लगा ली, इतने एरिया में घर बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है अलाउ। ट्रांसफर की शर्त, प्लॉट का स्वामित्व वाणिज्यिक उत्पादन गतिविधि शुरू होने के 3 वर्ष तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन है कि कितने वर्ष तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कितने वर्ष तक नहीं किया सकता, 3 वर्ष तक नहीं किया सकता। लीज डीड, प्लॉट पर लीज डीड 3 वर्ष के भीतर निष्पादित करना अनिवार्य है, तो यहाँ भी 3 वर्ष। लीज डीड का कितना है, 3 वर्ष। ट्रांसफर, अगर वो चाहे कि यार मेरी इंडस्ट्री चल नहीं रही या इंडस्ट्री चल भी रही है तो मुझे कोई दूसरी जगह अच्छी ज़मीन मिल रही है, मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, दूसरी ले लूँ, 3 साल तक नहीं कर सकता हो। प्रीमियम की जब्ती, आवंटन रद्द होने की स्थिति में जमा प्रीमियम राशि का 10% तक जब्त किया जा सकता है। योजना की वैधता, ये देखिए जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ उन पे फोकस रखना आप। योजना की वैधता, प्रत्यक्ष आवंटन योजना 30 जून 2025 तक वैध है। अब देखिए 4 स्टार लगाया मैंने, 30 जून 2025 तक वैध का मतलब क्या ये 30 जून तक ही थी, नहीं, इसका मतलब है 30 जून तक जिन लोगों ने आवेदन कर दिया उन लोगों के लिए वैध है केवल, बाकी तो प्राइजिंग राजस्थान आगे तक जब तक चलता रहेगा तब तक वैध रहे, तब तक चालू रहेगी। तो 30 जून तक जिन लोगों ने 30 जून 2025 तक जिन लोगों ने आवेदन कर दिया उन लोगों के लिए ये वैध है। कब तक, 30 जून 2025। इसीलिए देखना इस नीति में ना कोई वो नहीं आई है स्टार्ट डेट खत्म डेट। स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट कुछ भी नहीं है इस नीति की, आप कभी भी मतलब स्टार्ट कर सकते हो, बट आपके द्वारा किया गया आवेदन कि मुझे प्लॉट चाहिए, एरिया चाहिए, वो 30 जून 2025 होनी चाहिए। तो इसमें एक ही डेट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 से संबंधित एमओयू धारकों के लिए लागू होगा। तो देखो फटाफट एक बार रिवाइज कर देते हैं।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के इन्वेस्टर्स के लिए लागू है। 30 जून 2025 तक आवेदन होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, रिजर्व प्राइस पर लैंड अलॉट की जाएगी। नियम में कौन सा चेंज हुआ है, रिको भू निपटान 1979 पार्ट 3 का AJ। फिर कैटेगरी कैसी है, 50,000 तक। 50,000 तक कैसे, लॉटरी से। 50,000 से ऊपर कैसे, जिला स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा EOT एक्सटेंशन ऑफ टाइम। फिर आ जाएगा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कैसा, जिनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए और जिनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं चाहिए। एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए उनको कितने महीने में अप्लाई करना होगा, 2 महीने में। अप्रूवल कितने टाइम में लेनी होगी, 12 महीने में। मिनिमम बिल्टअप एरिया और वो सब चीज़ें आप देख लेना, और जिनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं चाहिए उनका भी देख लेना। ये हमारी ये नीति कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इस नीति से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग तुरंत निकाल दोगे। इस नीति को अब पढ़ लिया, इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझा दिया इस नीति को क्या है बहुत अच्छे से। और यार अगर आप लोगों को लगे कि ये पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है, ये इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप लोग पिछले पेपर्स देखिए, SI टेलीकॉम का पेपर देखिए, उससे पहले के पेपर देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी मैं इस तरीके के पढ़ा रहा हूँ। वरना आप देख लीजिए कोई भी इस तरीके से आपको पॉलिसीज़ नीतियाँ नहीं पढ़ाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए नीतियों का जो विशेष रूप से, और इकोनॉमिक सर्वे को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी और राजस्थान अध्ययन की क्लासेस भी स्टार्ट करवा दिए प्रणव सर ने। आपको हम ऑथेंटिक पढ़ाना चाह रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ाना चाह रहे हैं, निःशुल्क पढ़ाना चाह रहे हैं, फ्री पढ़ाना चाह रहे हैं, बिना किसी शुल्क के पढ़ाना चाह रहे हैं। आपसे केवल ये चाह रहे हैं कि आप केवल पढ़ें, आप पढ़ें, अपने साथियों को पढ़ाएं। आप लोग पढ़िए, खूब जोर लगा के पढ़िए, और इस बार निकलिए। इधर उधर की भीड़ भाड़ और जो आपके नोट्स हैं, दुनिया भर के नोट्स का अंबार लगा रखा है, उनको वापस देखने की आवश्यकता है। दोबारा देखिए कि क्या हमें इतने की आवश्यकता है या हमें केवल अपने काम भर का पढ़ना है। तो साथियों पढ़िए, पढ़ते रहिए, मन लगाते रहिए, लोगों को बताइए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।